उसके देखिए कि आज से 150 साल पहले करीब, या 250 साल पहले, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला देश का। जी, महाराष्ट्र। कितना विरोध उनका हुआ। जी। ज्योतिबा फुले के पेरेंट्स ने, फादर ने ही विरोध किया, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, तब जाके पहला स्कूल। और क्या क्या हुआ, गोबर फेंकते थे उनके ऊपर, पत्थर मारते थे, लेकिन किया। लड़कियां पढ़ सकती हैं, ये हमारे समाज ने 160-70 साल पहले पहली बार सोचा, इतने विरोध के बाद। डॉक्टर अंबेडकर को तो बहुत समय नहीं हुआ अभी। उनका जन्म लगभग तभी हुआ जब ज्योतिबा फुले अपने अंतिम दौर में थे। और अंबेडकर जी को जब स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई, कोलंबिया पढ़ के आ गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ के आ गए, 1918 में जब बड़ौदा राज्य की नौकरी में आए। मतलब सिविल सर्वेंट, मिलिट्री सेक्रेटरी थे बड़ौदा राज्य के वो, और उनको पूरे शहर में रहने कोई घर तक नहीं मिला। पारसी धर्मशाला में नकली नाम से, पारसी नाम से रहे, और जब लोगों को पता लगा उनको धक्के मार के वहाँ से निकाला गया। और वही डॉक्टर अंबेडकर इसलिए पढ़ पाए क्योंकि उनके फादर सूबेदार नायक थे सेना में, इसलिए पढ़ गए। और जब पढ़ने गए, उनकी छोटी सी आत्मकथा है, बहुत छोटी सी, अगर आप कोई पढ़ें, वेटिंग फॉर ए वीज़ा नाम है उसका, 6 ही चैप्टर्स हैं उसमें, छोटे छोटे। वो बता रहे हैं पहले चैप्टर कि मैं जब स्कूल गया तो मैं अपनी क्लास में अकेला एससी बच्चा था। तो कुछ कंडीशंस में मुझे रखा गया स्कूल में, क्योंकि मेरे पिताजी सेना में थे, वरना तो मैं जा ही नहीं सकता था। चप्पलों के पास में बैठता था जहाँ सबकी चप्पलें रखी होती थी। जब लंच करना हो तो दीवार की तरफ मुंह करके लंच करता था, कोई और देख ना ले मुझे खाते हुए। मेरे लिए पानी की व्यवस्था अलग थी, अलग से घड़ा था, वहीं से पीना होता था। और अगर वो पियन नहीं है, वो पियन थोड़ा ऊपर से पानी डालता था ताकि टच ना हो जाए। उन्होंने लिखा है, नो पियन नो वाटर। जिस दिन चपरासी नहीं आएगा मुझे पानी नहीं मिलता था। ये अम्बेडकर जी के बारे में कोई और नहीं लिख रहा है, वो खुद लिख रहे हैं, वेटिंग फॉर ए वीज़ा अपनी किताब में लिख रहे हैं। और ये किताब पब्लिश की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बाद में। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ अम्बेडकर जी की बात करने की ज़रूरत है, लेकिन ये हमारे समाज में आज से मुश्किल से 100 साल पहले हो ही रहा था, उनके साथ हुआ। तो धीरे धीरे हमारे समाज में महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को एजुकेशनल प्लेसेस में, स्पेसेस में एंट्री मिली है। ये हमें समझना चाहिए। आसान नहीं होता है, और ये बात भारत की नहीं है। अमेरिका में 1954 में वहाँ के फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी इंटरप्रिटेशन चेंज करके ये कहा कि इक्वलिटी का मतलब, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है कि अश्वेत और श्वेत बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ेंगे। पहले उन्होंने क्या कहा था कि इक्वलिटी का मतलब ये है कि ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, पर सेम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। उसी सुप्रीम कोर्ट ने सिविल राइट्स मूवमेंट के समय अपनी इंटरप्रिटेशन को चेंज किया और कहा कि राइट जो इक्वलिटी है, इक्वल प्रोटेक्शन, उससे सही मतलब ये है कि बच्चे न केवल पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। और जब एक साथ पढ़ने की बात हुई, आपको पता नहीं अंदाजा है नहीं इस बात का, जब पहली बार अश्वेत बच्चे श्वेत बच्चों के स्कूल में गए, बसिंग एक व्यवस्था थी कि एक ही बस में बच्चे जाएंगे। शुरुआती समय में बच्चों को एक कार में लेके जाते थे, कार के आसपास वो लगे होते थे लोहे के, मतलब बंकर जैसा बनाते थे कि उसको लोग मार न दे पत्थरों से। पुलिस की गाड़ियाँ आगे पीछे होती, तब वो बच्चे स्कूल पहुँचते थे। ये अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ, और मुश्किल से 70-80 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, और दुनिया में ऐसा नहीं कि केवल हमारे यहाँ ऐसा होता है, हर जगह होता है। तो धीरे धीरे अगर SC ST महिलाएं, विकलांग, OBCs के भी जो स्पेशली लोअर तबके हैं, जब स्कूल कॉलेज में जाएंगे, तो सीधी सी बात है कि बहुत इजी एक्सेप्टेंस तो नहीं होगा। अब ऐसा होता है सच में, या ये मेरी कपोल कल्पना है, या इन रेगुलेशंस के समर्थकों की कपोल कल्पनाएं हैं? इसका तरीका क्या है? कुछ रिपोर्ट देखनी पड़ेंगे। ऐसी 3 रिपोर्ट्स इस मामले में पिछले कुछ साल में आई हैं। एक रिपोर्ट थी, अन्वेषी नाम से रिपोर्ट है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज अबाउट 2002। एक रिपोर्ट इस पर बनी थी जो सुखदेव थोराट, आप जानती होंगे, जो UGC के चेयरमैन भी थे, JNU के VC भी रह चुके थे, और जो सोशल साइंटिफिक रिसर्च की जो कमेटी होती है उसके भी हेड रह चुके थे। उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि अब देश के एलिट इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बायस को स्टडी करें। तो एम्स को उन्होंने स्टडी किया, 2007 की बात है। एम्स की स्टडी में, हालांकि कोई कह सकता है कि सुखदेव थोराट साहब तो खुद ही SC वर्ग से थे इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा होगा, कहने में क्या जा रहा है, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट कहती है, 84% ऑफ द SC ST स्टूडेंट्स इन एम्स
कंप्लेन्ड अबाउट डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कुछ प्रूफ भी दिए कि उनको चुन चुन के 2 हॉस्टल्स के ऊपर के 2 फ्लोर्स पे रखा गया, जहाँ जाना मुश्किल था थोड़ा सा। और जब स्टडीज़ देखी गई तो प्रपोर्शन में देखा गया कि उन 2 फ्लोर्स पे वो बच्चे सच में ज़्यादा हैं। घेटो बन जाता है, घेटोवाइजेशन हम बोलते हैं सोशियोलॉजी में इसको। फिर ये भी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जब इन बच्चों की इंग्लिश ठीक नहीं थी तो इन बच्चों ने कंप्लेंट की, पर इनको इंग्लिश में गाइडेंस मिली नहीं, जबकि ऐसे रूल्स बने हुए थे। ये थोराट कमेटी की बात मैं कर रहा हूँ पूरी तरह से, और मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं ऑथेंटिक कर रहा हूँ, ताकि कोई चेक करना चाहे चेक कर ले जी। फिर हम कहते हैं कि सिर्फ इंटरव्यू में वाइवा में ऐसा हो सकता है, लेकिन 2012 का एक केस अगर हम नहीं जानते हैं तो हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। मुंगेकर कमेटी का नाम कभी आप सर्च कीजिए। एम्स के सामने सफदरजंग हॉस्पिटल है, वर्धमान महावीर आजकल उसको बोलते हैं। 2012 में वहाँ पर एक कंप्लेंट आई कि जो SC ST बच्चे हैं उनको जानबूझ के एक पेपर फिजियोलॉजी में फेल किया गया है, रिटन टेस्ट में, नोट इन द इंटरव्यू। कंप्लेंट हुई, बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, तो एक कमेटी बनाई गई, मुंगेकर कमेटी। मुंगेकर कमेटी ने पूरा एविडेंसेस देखे और ये साबित हुआ कि जब बच्चों ने कॉपी लिखी तो कॉपी के ऊपर कास्ट के हिसाब से टैगिंग की गई थी। ये मुंगेकर कमेटी के रिकमेंडेशंस बता रहा हूं मैं आपको। उन बच्चों को चुन चुन के फेल किया गया। उसके बाद कोर्ट ने इंटरवीन किया। कोर्ट ने उन सारे बच्चों को न केवल पास किया बल्कि 10-10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिलवाया और एट्रोसिटीज एक्ट लगाया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पेपर चेक किए थे, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये 2012 की मुंगेकर समिति की फाइंडिंग्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में हर व्यक्ति ऐसा करता है। मैं जनरल से हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जनरल से हैं और बहुत सेंसिटिव हैं जी। उनको समझ में आता है कि भाई जो लोग, भाई मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ उसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरी बैकग्राउंड की है। मेरे पेरेंट्स प्रोफेसर रहे, टीचर रहे, मुझे बहुत सारे फायदे मिले हैं। पर मेरे ही स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जो पिछड़े समाज से थे, जाति से या धर्म से हो सकता है या गरीबी से हो सकता है, नहीं सुविधाएं मिली, उतने वेल टू डू नहीं है। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनके पास वैसी भाषा नहीं है जो मुझे बाई चांस मिल गई अपने परिवार से जी। उनके पास वैसी समझ या सोशल स्किल्स नहीं है जो मुझे इसलिए मिल गई कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, अच्छे पेरेंट्स के पास था। तो एक समझदार व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी से है इनसेंसिटिव क्यों होगा बाकी वर्गों के प्रति? होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर चीज़ को सही मान लेंगे। जो वैलिड है, जो आपके आर्गूमेंट्स पे सही उतरता है, उसको ठीक मान लीजिए।